अब जो बेसिकली हम सेगमेंट कर रहे हैं ना, वो सेगमेंट जो है ना वो बेसिकली लार्ज फर्म है, सही है। अब लार्ज फर्म्स के ऊपर सारी बात करेंगे। और लार्ज फर्म्स में आपको ये पता होना चाहिए कि एक लार्ज फर्म हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी कॉस्ट को क्या करे, मिनिमाइज करे, सही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक बिजनेस हूँ और मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये, सही है। 1500 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है, 1500 रुपीज। और मेरा टारगेट ये है, मेरा एज अ बिजनेस टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे अपने पर यूनिट प्रॉफिट को बढ़ाना है। अब पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी पर यूनिट की कॉस्ट क्या है। सीधी बात है ना, मतलब पर यूनिट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। एक बिजनेस जो है वो अपना पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकालता है, वो सेलिंग प्राइस को माइनस करता है पर यूनिट की कॉस्ट से, सही है। तो लेट से मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक बिजनेस हूँ, मेरी जो है ना वो 1500 रुपये की सेलिंग प्राइस है और 500 रुपये की कॉस्ट है, सही। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, या 500 रुपये की कॉस्ट नहीं, मेरी 1000 रुपये की कॉस्ट है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 500 रुपीज का, मेरा जो है ना ये प्रॉफिट है। अच्छा, अब ये 500 रुपये के प्रॉफिट को मैं बढ़ाऊंगा कैसे। ये 500 रुपये के प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका क्या है इसको बढ़ाने का तरीके दो हैं। या तो आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, या तो आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर दो कम। दो तरीके हैं ना भाई, या तो आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, या तो आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर दो कम। लेट से मैं कहता हूं कि एक लार्ज फर्म जो है ना ये वाला ऑप्शन चूज कर रही है और वो कोशिश करेगी अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम करने के लिए। अब पर यूनिट की कॉस्ट जो है ना वो एक लार्ज फर्म की वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अब कैसे कम होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली हम जितनी भी आज बात करेंगे इस लेक्चर में वो पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर होगी, पर यूनिट कॉस्ट, सही है। तो हमेशा याद रखना, जो लार्ज फर्म्स होती हैं, लार्ज फर्म्स को होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज फर्म्स को क्या होते हैं, लार्ज फर्म्स को होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मतलब समझना है स्केल का। ये स्केल का मतलब क्या है, स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल होता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो, इसका मतलब एक स्मॉल स्केल बिजनेस को कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो सकते। पहली चीज मैंने बताया नहीं है होता क्या है, मैं सिंपल अभी रट्टा लगवा रहा हूँ। स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल, इसका मतलब एक स्मॉल स्केल बिजनेस को कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो सकते, ठीक है। अब स्केल का मतलब क्या है, इंडिया में एक बहुत मशहूर शो चल रहा है और वो शार्क टैंक का है। शार्क टैंक शो में अक्सर देख लेता हूँ, कभी कभार फेसबुक पर कभी क्लिप आ जाती है ना। तो शार्क टैंक में क्या होता है, शार्क टैंक में अक्सर वहां के जजेस बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस को स्केल कैसे करोगे, आप अपने बिजनेस की स्केलिंग कैसे करोगे। तो बिजनेस को स्केल करने का या स्केलिंग करने का मतलब क्या है, बिजनेस को स्केल या स्केलिंग करने का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस के इनपुट्स को बढ़ा रहे हो। इनपुट्स को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। और यहाँ पर अजम्पशन ये होती है कि आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हो। यहाँ पर अजम्पशन ये होती है कि आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हो। सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाने का मतलब कि आप जो है वो कैपिटल भी बढ़ा रहे हो, आप जो है वो लेबर भी बढ़ा रहे हो, आप जो है वो लैंड भी बढ़ा रहे हो। और अजम्पशन ये होती है कि आप 100% से बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं 100% हो, 50% भी हो सकता है। पर कहने का मकसद ये है कि अजम्पशन ये है कि एक बिजनेस जब अपने आप को स्केल करता है तो उसका मतलब वो लार्ज स्केल है और वो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। और जब आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कब होते हैं, लॉन्ग रन में। और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रन का मतलब होता है लार्ज स्केल। तो इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, देखो इकोनॉमीज का मतलब होता है एडवांटेजेस। तो इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल। एंड व्हाट एडवांटेजेस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। या दूसरे लफ्जों में आप इसको क्या बोलोगे, एक बिजनेस की एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, पर यूनिट की कॉस्ट कम हो रही है। और ये सिर्फ एक लार्ज फर्म को हो सकता है। अब अगर एक बिजनेस की एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, EOS। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EOS।
अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक लार्ज फर्म को जब वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है और किस तरीके से उसकी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। सबसे पहला जो उनको बेनिफिट होता है ना, सबसे पहला उनको जो बेनिफिट होता है वो सबसे पहला बेनिफिट होता है बल्क परचेजिंग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक लार्ज फर्म होते हो तो आप हमेशा अपने सप्लायर के पास जाते हो और कहते हो कि हमारा आउटपुट बहुत बड़ा है, हम आपसे बड़ा जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं और हमें जो है ना वो बल्क परचेज पे डिस्काउंट चाहिए। तो बल्क परचेज पे जब आपको डिस्काउंट मिलता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, परचेजिंग इकोनॉमीज। ये परचेजिंग का बेनिफिट है, आपको बल्क डिस्काउंट मिल रहा है और जब आपको डिस्काउंट मिलता है ना तो इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम। समझ आया? इसी तरीके से इसी तरीके से जब एक लार्ज फर्म बैंक के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक हंसते खेलते उसको लो कॉस्ट पे लोन दे देगी। लो कॉस्ट पे लोन देने का मतलब है कि एक लार्ज फर्म को हमेशा लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल जाता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बैंक को ये पता है कि ये लार्ज फर्म है, ये डिफॉल्ट नहीं करेगी और ये मेरा पैसा वापस करेगी। पता है उनको, उनको पता है कि ये पैसा हमारे पास वापस आने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो इसका मतलब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम होगी, पर यूनिट कॉस्ट। उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक लार्ज फर्म कभी भी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखता, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई ना तो सारे एग्स फट जाएंगे, टूट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस हमेशा अपने एग्स को डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग बास्केट्स में लगता है, क्योंकि अगर एक टूट गया तो सारे तो नहीं टूटेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक डिवीजन डूब गया तो सारे डिवीजन थोड़ी डूबेंगे। रिस्क बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो ये रिस्क को बेयर कर सकते हैं, और रिस्क को जब वो बर्दाश्त कर सकते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आप लार्ज फर्म हो और अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम रख सकते हो अगर कोई दूसरा डिवीजन लॉस में भी चले जाता है तो। इसी तरीके से एक लार्ज फर्म बड़ी आसानी से मशीन्स अफोर्ड कर सकती है। एक लार्ज फर्म कैन बी इजीली कैपिटल इंटेंसिव। अगर वो इजीली कैपिटल इंटेंसिव हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन इजीली अफोर्ड मोर मशीन्स, they can take advantage of technological advancement, so that means they benefit from technical economies, so that means they benefit from technical economies। तो क्योंकि अगेन जब आप मशीन वगैरह को ज्यादा यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके बिजनेस की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आपके बिजनेस की कॉस्ट कम होगी, तो इन दी एंड बेनिफिट तो आपको ही हो रहा है ना एज ए बिजनेस। इसी तरीके से एक और बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि जब आप एक लार्ज फर्म होते हो ना तो आप बड़ी आसानी से स्पेशलिस्ट स्टाफ को हायर करते हो। स्पेशलिस्ट स्टाफ क्या होता है? जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्किल्ड लेबर होता है। तो बेसिकली ये होता है मैनेजेरियल इकोनॉमीज, क्योंकि आप इनको अफोर्ड कर सकते हो। और एक मैनेजेरियल इकोनॉमीज से ये बेनिफिट होगा कि जब स्किल्ड वर्कर सही डिसीजन मेकिंग करेगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग करेगा, तो इससे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। और जब मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो ये मेरे बिजनेस के लिए एक बेनिफिट है भाई, क्योंकि एक लार्ज फर्म को मिलता है, स्मॉल फर्म को तो नहीं मिलता ये। फिर एक और बेनिफिट आपको जो इंटरनली हो सकता है, जो अपनी मेहनत से हो रहा है। देखो ये सारे बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अपनी मेहनत से हो रहे हैं, कोई दूसरा हमें मदद नहीं कर रहा। ये सिर्फ हम लार्ज हो रहे हैं, हम अपने बिजनेस के आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये बेनिफिट हो रहे हैं। सही है? तो होता ही है कि जब आपका बिजनेस बहुत लार्ज हो जाता है और स्पेशलिस्ट स्टाफ वगैरह आप अपने बिजनेस में लेके आ जाते हो, तो इससे आपको बेनिफिट होता है। और इससे बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। और सबसे लास्ट जो आपका बेसिकली होता है ना, वो होता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का यहाँ पर क्या सीन है? मार्केटिंग इकोनॉमीज एक ऐसा टेक्निकल चीज है जो कि काफी बच्चे नहीं समझते हैं। मैं आपको इसको सिंपल लफ्जों में बताता हूँ। एक स्मॉल फर्म है और वो 1000 यूनिट्स बेच रहा है, तो वो मार्केटिंग कितने यूनिट्स के लिए कर रहा है? 1000 यूनिट्स के लिए। एक स्मॉल फर्म है जो कि 1000 यूनिट्स बेच रहा है, तो वो मार्केटिंग कितने प्रोडक्ट्स के लिए कर रहा है? 1000 प्रोडक्ट्स के लिए। एक लार्ज फर्म 1 लाख प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो वो मार्केटिंग कितने प्रोडक्ट्स के लिए कर रही है? 1 लाख। जब आप मार्केटिंग कॉस्ट को 1 लाख से डिवाइड करोगे और मार्केटिंग कॉस्ट को 1000 से डिवाइड करोगे, तो ज्यादा कॉस्ट किधर स्प्रेड होगी? जब आउटपुट ज्यादा होगा। जब आउटपुट ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा आपका आउटपुट होगा उतना मार्केटिंग कॉस्ट आपकी डिवाइड होगी मल्टीपल यूनिट्स में। और जितनी ज्यादा आपकी एक कॉस्ट मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड होती है उतनी कम आपकी पर यूनिट कॉस्ट होती है। समझ आया? तो जब एक बिजनेस लार्ज होता है और वो मार्केटिंग इकोनॉमीज करता है ना, तो इससे ये होता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स के लिए मार्केटिंग करते हो, तो ज्यादा यूनिट्स पे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती है। और जब ज्यादा यूनिट्स पे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड हो जाती है ना, तो ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट है, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या होगी? कम होगी।
अब जब ये सारी चीजों को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इन सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो? इन सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक ग्राफ बनाते हो और यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट पर यूनिट। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फिर यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी, या दूसरे लफ्जों में आप यहाँ पर क्या कह सकते हो? आउटपुट। फिर आप क्या करोगे? आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो। जब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। जब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट कम हो रही है। इसका मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस पॉइंट ए पर है, जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर आएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बिजनेस अपनी मेहनत से ग्रो कर रहा है, और अपनी मेहनत से ग्रो करके उसको इंटरनल बेनिफिट्स हो रहे हैं, जिनको बोला जाता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमेशा याद रखना, द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, the movement from point A to B, the movement along the average total cost, and कौन सी movement? Downward movement along the average total cost represents internal economies of scale. Represents internal economies of scale. तो जब एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट आती है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कोई मसला यहाँ तक? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा फिर, कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ना सीन बिल्कुल उल्टा है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो बेनिफिट्स होते हैं जब एक फर्म अपना स्केल ऑफ आउट वो बढ़ाती है, स्केलिंग करती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो बेनिफिट्स हैं कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट तो कम हो रही है, पर क्यों हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है? मतलब इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री लार्ज हो रही है, तो इससे इंडिविजुअल फर्म्स को कैसे बेनिफिट हो रहा है? तो जब एक इंडस्ट्री ग्रो होती है ना तो सारी लार्ज फर्म्स को वहां पर बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है? पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल लफ्जों में समझा रहा हूं, जो कि मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दी ना तो आपको ये समझ नहीं आएगा, बहुत हाईली लाइकली है। पहली चीज, पहली चीज, अच्छा हमेशा आप याद रखना, हमेशा याद रखना, जब एक इंडस्ट्री ग्रो होती है ना, जब एक इंडस्ट्री ग्रो होती है तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है। जब एक इंडस्ट्री ग्रो होती है ना तो आपको एक स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री जो है जब वो ग्रो करती है तो उसमें बहुत सी लार्ज फर्म्स भी साथ ग्रो हो रही होती है। और जब साथ में बहुत सारी लार्ज फर्म ग्रो हो रही होती है ना, देखो आप इस चीज को समझो, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है कि भाई लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एक इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल फर्म्स हैं, तो ये सारी फर्म्स हैं। तो ये एक फर्म है, फर्म ए, ये एक फर्म है, फर्म बी, तो ये दो फर्म्स हो गई। अब ए अगर अपने वर्कर को ट्रेन कर रही है, ए अपने वर्कर को ट्रेन कर रही है और वो ट्रेनिंग फैसिलिटी लगा रही है, और वो वर्कर उठ के अगर बी के पास चले जाता है, तो ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो बी को फायदा हो गया ना। क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रो होती है तो फर्म्स भी ग्रो होती हैं, फर्म्स ग्रो होती है तो वो अपने वर्कर्स पे वर्किंग करती हैं, जब वो अपने वर्कर्स पे वर्किंग करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उनको स्किल्ड बना देती हैं, दूसरा क्या करता है? ज्यादा पैसे देके अपने साथ ले जाएगा। आपको तैयार स्किल्ड वर्कर मिल गया विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कॉस्ट, तो ये पूल ऑफ स्किल्ड वर्कर अवेलेबल होता है आपके लिए। इसी तरीके से जब फर्म्स लार्ज होती है ना तो वो किस पे स्पेंडिंग करती हैं? वो स्पेंडिंग करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। वो किसके ऊपर स्पेंडिंग करती हैं? वो स्पेंडिंग करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एक लार्ज फर्म हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चैट जीपीटी की यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई चैट जीपीटी यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। चैट जीपीटी ने क्या करा, जो ये पूरा एआई है पूरा आया है, जो चैटिंग पूरा बॉट है, जो उन लोगों ने पूरी मार्केट चेंज कर दी, गूगल को चैलेंज करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर साथ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पैसा लगाया, माइक्रोसॉफ्ट ने मॉडल बनाया, चैट जीपीटी आ गया, ओपन एआई के साथ ये लोग मिल गए। सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वो है, फर्म है। आपस में ये लोग मिल गए, अब गूगल ने भी बनाना शुरू कर दिया, एप्पल ने भी बनाना शुरू कर दिया, सबको ये चाहिए
उनको तैयार मॉडल मिला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी ओपन एआई ने करी, इनिशिएट ओपन एआई ने किया, आप सारे उसको यूज करेंगे, उसी मॉडल पे चलेंगे। इसका मतलब एक फर्म ने हिम्मत करी, बाकियों को बेनिफिट हो रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो होती है, फिर ये होता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको दूं ना, तो इसकी सबसे सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? इसकी सबसे रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन वैली। ये आपको शायद पता ना हो या पता हो, सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली जो है वो इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, सही है। सिलिकॉन वैली इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है। उसके अलावा इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल है वॉल स्ट्रीट, सही है। ये क्या है? सिलिकॉन वैली एक ऐसा कैलिफोर्निया में, यूएस में कैलिफोर्निया में एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है, बाकायदा इलाका है एक। सिलिकॉन वैली एक इलाका है जहाँ पर एप्पल के हेडक्वार्टर्स हैं, गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी आपको वहां पर मिलेगा, आपको हर सैमसंग वहां पर मिलेगा, हर बड़े इदारे का, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको वहां पर मिलेगा। और सिलिकॉन वैली में बाकायदा होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहां पर शॉपिंग मॉल्स हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, रोड नेटवर्क वहां पर अच्छे हो गए, पूरा यूएस वहां पर कनेक्ट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभार एक लार्ज इंडस्ट्री एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और वो वहां पर ग्रो करती है। जब एक जगह पे आप कॉन्सेंट्रेट कर जाते हो और वहां पर ग्रो होना शुरू हो जाते हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेनिफिट्स सबको मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, अगर मैं आपको कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, सिलिकॉन वैली की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है उस एरिया का, क्योंकि वहां पर सारी फर्म्स आना शुरू हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, रोड नेटवर्क वगैरह सब अच्छी होंगी, तो हर फर्म की लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी। और जब हर फर्म की लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कराची के किसी जैसे शेरशाह है, वहां पर सारी फैक्ट्रीज हैं, वो भी क्या है? वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल की। क्योंकि होता बताऊं क्या है आपको, अगर आप रिसर्च करना है इस चीज की, सिलिकॉन वैली के आसपास और वॉल स्ट्रीट के आसपास जो कि न्यूयॉर्क में, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, सारे स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गूगल, एप्पल, सैमसंग में दुनिया के सारे सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनका ह्यूमन कैपिटल बहुत ऊपर है, थ्रू द रूफ है। तो वो सारे उधर ही सिलिकॉन वैली के आसपास रहते हैं, वॉल स्ट्रीट के आसपास रहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बैंकर्स हैं बड़े बड़े। तो वो क्यों आसपास रहते हैं? उनको पता है कि ये हमारी इंडस्ट्री, हम इसके पास रहेंगे। तो जब एक इंडस्ट्री ग्रो होती है ना, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक लेबर मार्केट हो जाती है, और आपको पूल ऑफ स्किल्ड वर्कर वहां पर मिल जाते हैं, आपको तैयार वर्कर मिल जाते हैं, आपको इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। सही है। इसी तरीके से जब एक जगह पे सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है फर्म्स, और वो इंडस्ट्री फिर बड़ी होना शुरू होती है, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिर इंप्रूव होता है। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट ग्रेजुअली कम नहीं हो रही, एकदम से कम हो रही है। यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट ग्रेजुअली कम नहीं होती, यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट एकदम से कम होती है। एकदम से एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है? एकदम से एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है? एकदम से एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब ये है कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट एक झटके में कम होगी। अब ये एक झटके में कम होने का मतलब क्या है? कि भाई यहाँ पर आपने लिखा कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर आपने लिखा क्वांटिटी या आउटपुट, फिर आपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज टोटल कॉस्ट बना दिया, सही है। या आपने बना दिया एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा, फिर आपने क्या करा? आपने एकदम से एवरेज टोटल कॉस्ट को नीचे कर दिया शिफ्ट। अब ये जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे पहले इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है, तो ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। एकदम से मेरी एवरेज कॉस्ट नीचे शिफ्ट हो गई और मैं पॉइंट सी के ऊपर आ गया। ये बी से सी क्या हो रहा है? ये बी से सी क्या हो रहा है? इस बी से सी को बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। The external economies of scale is basically a downward shift in average total cost. ये एक डाउनवर्ड शिफ्ट है इन एवरेज टोटल कॉस्ट। कह रहे ये चीज तो मसला। तो सही है। तो ये बेसिकली आपका था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इससे ज्यादा जो है ना, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पेपर में कुछ भी टेस्ट नहीं हो सकता, सही है। इसी के ऊपर सवाल आते हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए, डायग्राम आपको याद होनी चाहिए, और आप यहाँ पर काम हो जाएगा। एक और मैं इसकी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब एक इंडस्ट्री बहुत लार्ज होती है ना, तो उसके आसपास दूसरी फर्म्स आना शुरू हो जाती हैं, सप्लायर्स आना शुरू हो जाते हैं। कैसे सप्लायर्स आना शुरू हो जाते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूके में यूके में एक मोटर स्पोर्ट वैली है। यूके में एक मोटर स्पोर्ट वैली है जहाँ पर F1 की रेसेस होती हैं, सही है। जहाँ पर F1 की रेसेस होती हैं, वो पूरी रेसिंग डेवलपमेंट वहाँ पर होती है, सारे बड़ी बड़ी मर्सिडीज वगैरह, फरारी वगैरह, उनके सारे F1 के हब है वहाँ पे, क्योंकि F1 एक बहुत मशहूर है ना, फॉर्मूला 1 एक बहुत मशहूर रेसिंग हुआ है।
तो हुआ ये कि जब वो एक पूरा एक मोटर स्पोर्ट वैली बन गई ना, तो उसी के आसपास गाड़ियों के पार्ट्स वाले आ गए बड़े बड़े, गाड़ियों के टायर्स वाले आ गए बड़े बड़े, क्योंकि पता है जाहिर सी बात है जब वहां पर मर्सिडीज वगैरह सारे बैठे हुए हैं तो छोटे छोटे सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है जो कि सप्लाई जिनको देंगे। इसी तरीके से सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट के आसपास भी मल्टीपल सप्लायर्स है जो कि अपनी सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। तो होता ये कि छोटी छोटी स्पेशलिस्ट स्मॉल फर्म्स आसपास खुलना शुरू हो जाती है लार्ज फर्म्स को असिस्ट करने के लिए। तो इससे भी बहुत फायदा होता है, इससे भी एवरेज टोटल कॉस्ट कम होती है क्योंकि स्मॉल फर्म एक चीज सस्ते में दे देती है। सही है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमी, और ये सबसे ज्यादा टेक्निकल यही होता है। इंटरनल इकोनॉमी तो स्केल तो बहुत सिंपल है, वो तो कुछ भी नहीं है। सही है।